हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। तो जैसा कि वीडियो में देख ही चुके हैं आपकी, मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। और आपको पता ही है कि ये यात्रा अब 2 साल बाद 2022 में फिर से स्टार्ट हुई है। तो बहुत ही शुरुआत में तो बहुत ही रश था और मैं एकदम शुरुआत में ही गई थी और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में एक्चुअली मैं लेट हो गई हूँ। 2022 में 6 मई से ये यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी और मैंने यात्रा 7 मई को अर्थात दूसरे ही दिन मैं यात्रा पे गई थी। तो उस समय तो बहुत ही रश था और अभी का जो समय है अब थोड़ा सा रश कम हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कई छोटी बड़ी बातें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं यात्रा में जाने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केदारनाथ यात्रा में जाने से पहले आपको 4 धाम यात्रा में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको पहले से ही करना होगा। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो आपको कराना कंपलसरी ही है। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा या तो हरिद्वार या ऋषिकेश। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको देहरादून पहुंचना होगा, फिर आप ऋषिकेश या हरिद्वार किसी में भी आप आ सकते हैं। तो आपको ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचकर एक नाइट का स्टे लेना होगा। एक नाइट का स्टे लेकर आप गंगा आरती रात की अटेंड कर सकते हैं। दूसरे दिन आप सोनप्रयाग के लिए निकल सकते हैं। सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए प्राइवेट गाड़ी भी आप कर सकते हैं और गवर्नमेंट की बस में भी आप जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं और प्राइवेट गाड़ी आप करते हैं तो आपका शेयरिंग में आपको ठीक पड़ेगा आना जाना। और अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, 1-2 लोग ही हैं, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप गवर्नमेंट की बस में ही जाएं, जो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलती हैं। सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक ये बसेस चलती हैं। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले से ही टिकट लेकर रखना है ताकि सुबह आपको लाइन में ना लगना पड़े। और बसेस के लिए थोड़ा लाइन होती है अगर रश है तो, और रश नहीं है तो फिर आसानी से आपको टिकट्स अवेलेबल हो सकते हैं। केदारनाथ ऋषिकेश दोनों में ही बस अड्डा बना हुआ है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये उत्तराखंड परिवहन का बस अड्डा है। यहाँ से जाकर आपको टिकट्स अवेलेबल हो जाएगी। बस का किराया भी लगभग 450 रुपये है, जो आपको 8-9 घंटे में सोनप्रयाग तक पहुँचा देती है बस। तो सुबह अगर आप 5 बजे करीब निकलते हैं तो शाम के 4 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुंच ही जाएंगे। और कभी कभी रश की वजह से आपको बस थोड़ा सा पहले उतार सकती है, तो आपको 1-2 किलोमीटर पैदल भी चढ़ना पड़ सकता है। बस 2 स्टॉप पर रुकती है खाने पीने के लिए और आप वहां पर वॉशरूम भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको एक नाइट स्टे लेना होगा। सोनप्रयाग में आपने पहले से रूम बुक किया है तो ठीक है, और अगर नहीं भी किया तो आप वहां जाकर आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिस टाइम पे रश होता है तो थोड़ा सा रूम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी टाइम तो रूम आसानी से वहाँ पर बहुत अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के भी रूम है, प्राइवेट रूम भी है, और कुछ सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। ये आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखना होगा। और वैसे लो बजट प्लान के हिसाब से वहाँ पर 300 रुपये में भी रूम अवेलेबल है, जिसमें आपको एक गद्दा मिलेगा सोने के लिए। ये एक पब्लिक टाइप का रूम होगा जिसमें बहुत से लोग स्टे कर सकते हैं एक नाइट। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा
वॉशरूम की सुविधा, एटीएम की सुविधा, खाने पीने की सुविधा पूरी आपको मिलेगी और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी आपको सुविधा अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप गौरीकुंड में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं और जो भी सामान आप घर से लाना भूल गए हैं, जैसे रेनकोट और पिट्ठू बैग अगर आप नहीं लाए हैं तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। आपको ये सारी सुविधाएं सोनप्रयाग में भी अवेलेबल हैं और गौरीकुंड में भी अवेलेबल हैं। और सुबह आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठकर आप गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से निकल सकते हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के लगभग है, जिससे आपको करीब 20 मिनट टैक्सी से जाने में लगता है और टैक्सी का किराया भी 50 रुपये के समथिंग है। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे पैदल ट्रैकिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं तो आप थोड़ा ही आगे जाएंगे और आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले मिल जाएंगे। अगर आप किसी प्रकार से चलने में सक्षम नहीं हैं या फिर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप घोड़ा या पालकी से जा सकते हैं। घोड़े का किराया लगभग 2800 रुपये है ऊपर तक जाने का और पिट्ठू का किराया लगभग 7 से 8 हज़ार है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पे भी आप जा सकते हैं। और अगर आप पैदल चलकर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। पैदल चलना सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और जो भी लोग चाहते हैं कि और बहुत सारे तरीके अपनाते रहते हैं कि हमारा वज़न कम हो, तो अगर आप पैदल चलकर जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका करीब 8 किलो वज़न कम होगा ही होगा। मैंने तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वैसे भी दुबली पतली हूँ, फिर भी मैं केदारनाथ पैदल चल कर गई थी तो मेरा करीब 8 किलो वज़न कम हुआ था। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पैदल चल कर जाइए। इतना टफ़ नहीं है कि आप चल नहीं सकते हैं, बिल्कुल आप चल सकते हैं। थोड़ा खड़ी चढ़ाई है और बाकी नॉर्मल है, बहुत टफ नहीं है। पूरी सीमेंटेड रोड बनी हुई है और बाजू में रेलिंग लगी हुई है। कहीं से कहीं तक गिरने का खतरा नहीं है कि आप सोचें कि बहुत खतरा है या हम गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सावधानी से चलिए, आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे और सुरक्षित आप ऊपर पहुंच जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पैदल चलकर ही जाना चाहिए। पैदल चलकर आप जाएंगे तो जो मज़ा पैदल चलकर जाने में है, नारे लगाते हुए जाने में है, वो आपको घोड़े या पालकी पर नहीं आ सकता। इसलिए आप पैदल ही जाइए, उसका अनुभव लीजिए। और पैदल चलने के रास्ते पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए और रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करते करते थोड़ा रुक कर आप चलिए। करीब 10-10 मिनट आप 5-5 मिनट रुकिए, फिर चलिए। ऐसे करके आप 8-9 घंटे में, कितने भी आप रुकें, 8-9 घंटे में आप ऊपर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। कोई भी आम इंसान जा सकता है और जानने की शक्ति भी बाबा आपको देंगे कि भगवान केदारनाथ आप पे कृपा रखेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप आसानी से चलकर चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। करीब 16 किलोमीटर से ज़्यादा का ये ट्रैकिंग का रास्ता है और लगभग ऊंचाई इसकी 1100 मीटर के करीब है। और वहाँ पर कोई ऑक्सीजन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग जो बताते हैं, नॉर्मल इंसान अगर वो स्मोकिंग नहीं करता है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बारिश के टाइम पे थोड़ा सा कीचड़ की प्रॉब्लम हो सकती है और घोड़े जाते हैं तो उसके कारण थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है। तो आपको सावधानी से धीरे धीरे चलना है। लौटकर जब आप आते हैं तो धीरे धीरे चलना है। आप 8-9 घंटे में ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और आपको ट्रैकिंग के रास्ते में ऐसे शूज़ आपको लेकर आना और ऐसे शूज़ पहनना है जिसके आप यूज्ड टू हों, जो आप पहले पहन चुके हों, और एकदम कंफर्टेबल शूज़ लाना है। बिल्कुल न्यू शूज़ मत लाइए।
क्योंकि आपने उसको पहन कर नहीं देखा है। जो आप पहन चुके हैं, जो शूज़ जिस पर आपको भरोसा है, वही आप पहन कर जाइए शूज़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने साथ आप पानी की बोतल और इलेक्ट्रॉल रख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े या फिर आपका गला सूखे तो आप पानी पी कर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। हम पैदल चलकर जा सकते हैं, फिर भी हम घोड़े पर जाते हैं तो इससे बहुत क्रूएल्टी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि केदारनाथ यात्रा की शुरुआत में ही करीब 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पर 100 घोड़े मर गए और उनको भी ऐसे ही फेंक दिया जाता है गंगा जी में। इससे वहाँ की मंदाकिनी जो नदी बह रही है, जिस पर वो कुंड बना है, जिस पे हम नहाते हैं, वो भी प्रदूषित हो रही है। तो प्लीज़ आप कृपया करके जब आप चल के जा सकते हैं तो आप क्रूएल्टी को बढ़ावा ना दीजिए। आप पैदल ही यात्रा करिए, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहेगा। आप धीरे धीरे चलकर जाइए और आपकी एज अगर ज़्यादा है या आपके चलने में दिक्कत है, पैरों में प्रॉब्लम है, तब की बात अलग है कि आप घोड़े पर ही या पालकी पर जा सकते हैं। और अगर आप टीनेजर्स हैं, आपकी एज कम है, आप थोड़ा बहुत चलने में सक्षम हैं, तो आप प्लीज़ पैदल ही जाइए। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और इससे अच्छा भी होगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। 5 बजे सुबह से आप पैदल ट्रैकिंग चालू कर देते हैं तो सुबह दोपहर के करीब 12 बजे तक आप ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप वहां पर रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप पहले से आपने रूम बुक किया है तो ठीक है, और नहीं किया तो आप वहां जाकर भी रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर रूम आप ट्राई करें कि आपको मंदिर के बिल्कुल पास में होटल या रूम अवेलेबल हो, ताकि आप आसानी से मंदिर की आरती देख सकें या फिर जा सकें वहाँ पर। ऊपर मंदिर के पास सभी प्रकार के रूम्स अवेलेबल हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और जब थोड़ा सा रश होता है तो वहाँ पर थोड़े से महंगे ही रूम मिलेंगे, और जब रश नहीं है तो आपको सस्ता भी रूम मिल सकता है। ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा रूम, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर रूम ले सकते हैं। और फ्रेश होकर फिर आप शाम को दर्शन के लिए जा सकते हैं, सुबह भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में जब शुरुआत का टाइम था तो बहुत लंबी लाइन थी, मंदिर के दर्शनों के लिए बहुत लंबी लाइन थी और दर्शन करने में थोड़ा सा धक्का मुक्की हुआ था। पर अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस की व्यवस्था है पूरी, कोई धक्का मुक्की अब नहीं हो रही है। और आप आसानी से भगवान के दर्शन शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी आप नहा धोकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ आपको नाइट स्टे लेना ही पड़ेगा, तो आप रूम में रुकिए, सुबह वहाँ नहाइए और सुबह भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य लीजिए। ऊपर मंदिर के पास ही एक दवाइयों का शिविर भी बना हुआ है। अगर आप बीमार हैं या आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन हो गई है तो आप वहां पर निःशुल्क दवाइयाँ ले सकते हैं, अपना इलाज फ्री कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रूम्स में, होटल में गर्म पानी आपको अवेलेबल होगा, जो आप 100-200 रुपये बाल्टी आपको मिल जाएगी नहाने के लिए। तो आप नहा कर भी केदारनाथ भगवान के दर्शन करने आप जा सकते हैं। ऊपर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, मंदिर के पास भी आसपास पूरे होटल्स हैं खाने के लिए। और आपको खाने के लिए वहाँ पर मैगी और पराठा और ऐसे पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा मिल सकती हैं, इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। बाकी तो वहाँ पर और उतना कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। आप पैदल ट्रैक करके भी ऊपर पहुंचते हैं तो यकीन मानिए कि वो मंदिर इतना सुंदर है। केदारनाथ का इतना पुराना पत्थरों का मंदिर है, फिर भी उसमें इतनी सुंदरता है। आसपास के पहाड़ों में इतनी सुंदरता है कि उसको कैमरों में कैद नहीं किया जा सकता। वो आप सिर्फ केदारनाथ यात्रा जाकर ही अनुभव कर सकते हैं वो नज़ारा।
बहुत ही सुहावना लगता है और वहाँ से आने का मन नहीं करता। आप कितना भी आप पैदल चल कर जाइए, आप कितनी भी आपको थकान हो, वहाँ ऊपर जाके भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी पूरी थकान मंदिर का नज़ारा देखकर ख़त्म हो जाएगी। आप अगर चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीपैड वहाँ पर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ही हेलीपैड बना हुआ है। वहाँ तक आपको हेलीकॉप्टर छोड़ेगा, उसके बाद आप पैदल जा सकते हैं। अगर पैदल आप नहीं चल सकते तो आप वहाँ से भी पिट्ठू या फिर घोड़ा कर सकते हैं। मेरा केदारनाथ यात्रा का अनुभव बहुत ही शानदार रहा, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आपके ये इन्फॉर्मेशन कोई भी आपके काम आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बहुत बहुत। और जय भोलेनाथ।